Hello everyone and welcome to our YouTube channel. In this video, we will study Unit 2, Session 1, describe the role of Journal Duty Assistant in Care Plan. तो देखो, in relevant knowledge, in this session you will learn about the role of GDA इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर प्लान। तो बेसिकली इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि एक जीडीए का क्या क्या रोल होता है केयर प्लान को इम्प्लीमेंट कराने में। इम्प्लीमेंट इट मीन्स लाइक एप्लीकेबल, उसको लागू करने में, एक पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई करने में क्या क्या रोल होता है जीडीए का, हम ये देखेंगे। और एक और चीज़ है कि जो केयर ऑफ प्लान होता है और जो नहीं सॉरी जो प्लान ऑफ केयर होता है और जो केयर प्लान होता है ये दोनों ही सेम होता है, ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केयर प्लान। केयर प्लान बनाने का देखो यही पर्पस होता है कि जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ना एक पेशेंट की केयर पे, उसको उन लोगों को ऐसा हमेशा तो हो नहीं सकता कि अच्छे से याद ही हो, तो एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले। कई बार किसी और पेशेंट का ट्रीटमेंट किसी और को मिल जाता है देखो, तो इस कारण से हमारे पास केयर प्लान का सिस्टम लाया गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो केयर प्लान है वो स्टैटिक होगा, कि मतलब सेम ही रहेगा, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा हमेशा, नहीं। वो डायनेमिक होता है, वो चेंज हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, वो डिफ़र कर सकता है। पर किस कारण से वो वेरी करेगा, जो भी नीड्स होंगी पेशेंट की वो हमेशा, मतलब ये हमेशा होता है, टाइम के साथ ना वो चेंज होती रहती हैं। और अगर नीड्स चेंज हो रही हैं तो उसी के साथ साथ जो हमारा केयर प्लान है वो भी चेंज होगा। ओके। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस डाटा। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, देखेंगे जो भी हेल्थ कंडीशन है पेशेंट की। सेकेंड है प्रायोरिटाइज एंड एक्शंस फॉर प्लान्ड प्रोसेस। हमें हमारे एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो भी हमने केयर प्लान बनाया, प्लान प्रोसेस है जो हमारी। थर्ड है, अगर हमने प्लान कर लिया है, केयर प्लान जो भी है हमारा वो बना लिया अगर, तो अब उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अब ऐसा ना हो कि हम इम्प्लीमेंट तो कर दें पर कुछ उसका असर ही ना आए, कुछ आउटकम ही ना मिले। तो इसलिए हमें इवैल्यूएशन ऑफ केयर प्लान भी करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अ केयर प्लान हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली देखो, ये ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर मैं थोड़ा सा वो देती हूँ उसका। तो जो केयर प्लान होता है वो पूरा को पूरा बेस्ड होता है क्लिनिकल जजमेंट्स पे। जब भी एक पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, असेसमेंट के टाइम पर ना उसका चेकअप वेकअप होता है, उस पर बेस्ड होता है। सेकेंड पॉइंट पे भी यही बता रहा है कि जो भी आइडेंटिफाई करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब चेकअप के टाइम पे जो भी आइडेंटिफाई होता है उसी पे ये बेस्ड होता है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल जजमेंट्स। अब क्लिनिकल जजमेंट्स किस बारे में, अबाउट द इंडिविजुअल, मतलब जो पेशेंट है उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, उसके जो एक्सपीरियंसेस रहे कम्युनिटी के साथ, उसके रिस्पॉन्सेस के बारे में, और एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जो अभी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ जिनके फ्यूचर में आने की हमको यू नो जिन प्रॉब्लम्स के आने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा हमको लग रहा है कि नई फ्यूचर्स में इसको और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका क्योर पहले कर दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही बोला गया है, इट फोकसेस ऑन पेशेंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम्स दैट आर रियलिस्टिक फॉर द केयर रिसेप्शनिस्ट। ऐसा हवाबाजी वाला सिस्टम नहीं रहता, देखो थोड़ा रियल प्लान बनाते हैं जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट भी तो कर सके। अब अगर आप जैसे कि एक टाइम टेबल बना रहे हो खुद का, आप डेली आप उठते हो 8 बजे, अचानक से आप उसमें लिख दो कि वोकअप एट 4 AM, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है। तो कुछ हकीकत वाला बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इट इंक्लूड नर्सिंग विच आर फोकस ऑन रिस्क फैक्टर। ठीक है, नर्सेस का इंटरफेरेंस होता है थोड़ा बहुत, जो कि रिस्क की फैक्टर्स जो होते हैं उन पे फोकस करता है। इट रिलेटेड टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केयर प्लान। देखो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है इसकी जस्ट बाद वाला टॉपिक है,
पर इसमें भी यही बताया गया है कि फर्स्ट वाला हम देखते हैं। अच्छा, इस फर्स्ट वाले में ये बोला गया है कि हर एक पेशेंट के हिसाब से एक एक केयर प्लान बनाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट मैं और एक पेशेंट आप हो, तो ऐसा नहीं होगा कि जो केयर प्लान आपके लिए बनाया होगा वही मुझ पे भी इम्प्लीमेंट कर दे। नहीं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को फीवर है और किसी एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आई वुड से स्टमक एक है, तो दोनों के जो मेडिकेशंस होंगी वो तो डिफरेंट ही होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको स्टमक एक है और तो वही दवाई मुझे भी खिला देंगे, नहीं ना, तो वो तो अलग अलग ही होगा। टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शन, ये बात पहले हो चुकी है। एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा काम हमको कब करना है। ओके, to provide for effective communication among the nursing staff and professional from other disciplines। इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला साइड है पेशेंट का साइड हो गया, उसकी फैमिली साइड, उन सब का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है नर्सिंग स्टाफ के साथ और साथ ही साथ डॉक्टर्स और जो भी प्रोफेशनल्स हैं वहाँ उनके साथ। नेक्स्ट है पेशेंट का पार्टिसिपेशन, हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन द केयर प्लान। अगर पेशेंट का पार्टिसिपेशन ही बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो जो केयर प्लान होगा वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्लानिंग और द फर्दर एक्शन एंड गोल सेटिंग। तो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने आज एक टाइम टेबल बनाया, मैंने उसको आज फॉलो किया, कल फॉलो किया, परसों से छोड़ दिया, और उसमें मैंने देखा था कि वीडियो में बोल रहा था कि ये प्लान को आप फॉलो कर लोगे अगर, तो यू विल गेट 99%। ठीक है, तो अगर मैं 2 ही दिन कर रही हूँ तो ऐसा थोड़ी मेरे को 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं ना। तो वैसे इसमें बोल रहा है कंटिन्यूटी बना करके हमको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, नहीं असर दिखा तो छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, टू असिस्ट इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स फॉर रिकवरी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ IMP, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ना बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर सीधा सीधा आपको 5 नंबर का या 4 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है, पेपर में भी आता है बोर्ड्स के। तो फर्स्ट है हमारा असेसमेंट। देखो, सिस्टमेटिकली पेशेंट की हेल्थ जो है, उस हेल्थ जो उसकी हेल्थ है और जो उसकी हेल्थ हिस्ट्री है उसके साथ गो थ्रू होना। इसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आएगी, मैं पहले ही बता दूं, बल्कि इसमें मेंटल हेल्थ भी आएगी जिसमें इंक्लूड होगा उसका जो भी उसकी साइकोलॉजिकल है, मेंटल हेल्थ है। ठीक है, इकोनॉमिक होगा, मतलब ऐसा ना हो कि उसको हमने डाइट एकदम हाई फाई बता दी पर वो बेचारा BPL वाला निकला, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम ना। तो आपको उस हिसाब से ही उन्हें डाइट प्लान या फिर जो भी उनका केयर प्लान है उस हिसाब से उनका बना करके देना पड़ेगा ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख करके। सोशियो कल्चर हो गया, किस कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो गए कि नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ऐसा ना हो कि उनको केयर प्लान जो हम दे रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल से एकदम डिफरेंट हो जाए कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो उसको फॉलो करना। सभी पेशेंट्स को ना जब भी उनका एडमिट करते हैं, एडमिशन जब होता है उनका हॉस्पिटल पे, उस समय पर ही डिटरमाइन किया जाता है और फिर रिटर्न और प्लान को वो किया जाता है। विद इन 8 आवर्स ही उनका केयर प्लान बना दिया जाता है। ठीक है, अगला है कि देखो, और जो केयर प्लान है ना वो डिफ़र हो सकता है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और एक और बात, हर एक हॉस्पिटल का जो तरीका होता है केयर प्लान बनाने का वो अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक हॉस्पिटल है कि उसमें यही सारी ऐसे सेम सेम, तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक हॉस्पिटल की सेम प्रोसेस होगी केयर प्लान बनाने की, नहीं, सबकी यार अपनी अपनी भी हो सकती है ना। और एक और बात, ये जो हमारा केयर प्लान होता है ये पहले बता चुकी है, ये डायनामिक होता है। और सेकेंडली ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए बना दिया तो वो हमेशा ही चलेगा, नहीं। अगर उसको बीच में ही कुछ ऐसा आ गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे ही उसको चेंज कर देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।
तो देखो ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो क्लिनिकल जजमेंट पर ही बेस्ड होता है। पेशेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्चुअल रिस्पॉन्स, और जो एग्जिस्ट कर सकते फ्यूचर में उनकी जो भी डिसीजेस है उन पे बेस्ड होता है पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और जो भी उनकी नीड है हमारे पेशेंट की उसमें बेस्ड होता है। अब ऐसा मैं पहले भी बोली फिर से बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पे बेस्ड होगा, नहीं, बल्कि उनकी फैमिली के साथ अगर उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हुआ है फैमिली के साथ, उन सबको इट इंक्लूड्स ऑल। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन तो नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी वमी तो नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लानिंग इंटरवेंशंस, मतलब गोल्स को सेट करना। अब ऐसे गोल्स को सेट करना जो थोड़ी की रियलिस्टिक हो, जो ऐसे हो कि हाँ आप उनको फॉलो भी कर सकते हो, ऐसा ना हो कि एकदम हवा हवा में सब कुछ हो, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कई बार जो केयर प्लान है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और कई बार शॉर्ट टर्म के लिए भी। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स नीड। अब ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि देखो ये ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। अब ये क्या होता है, when care is implemented according to the plan, continuity of care for the patient during hospitalization and in preparation for discharge need is assured, that this is documented in the patient's record, and the progress in resolving the health problems in continuously monitored। तो देखो आपने इसमें ये बोला गया है कि जो केयर प्लान बनाया गया है ना उसको अच्छे से एक कंटिन्यूसली, मतलब ऐसा ना हो ब्रेक डाउन ना हो बीच बीच में, लगातार उसको इम्प्लीमेंट करो पेशेंट पे, और उसको आप बीच बीच में देखते भी जाओ और उसको रिवाइज करते जाओ अपने केयर प्लान को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन आउटकम्स। Both the patient status and the effectiveness of the nursing care must be continuously evaluated, and the care plan should be modified as per the need of the patient। तो इसमें भी कई चीज़ बोली गई है कि हमको चेक करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा उस केयर प्लान को बीच बीच में, क्योंकि वो डायनामिक होता है और उसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, और वो चेंज हो सकता है एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। अब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा ही आईएमपी है, इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का और आपसे नहीं बन रहा है, तो अगर आपसे सिर्फ ये डायग्राम मैं बोल रही हूँ, सिर्फ अगर ये डायग्राम भी बना करके आ गए तो डेफिनेटली विल गेट 2 मार्क्स डेफिनेटली। पर मैं बता रहा हूँ अगर 4 नंबर का आए तो जो ऊपर के पॉइंट्स थे उनमें से थोड़ा बहुत काट पीट करके आप उनको एक्सप्लेन भी करके आना कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, फिर प्लानिंग क्या हो गई, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, इवैल्यूएशन क्या हो गया। थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन भी लिख कर क्या हो गया तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि यहाँ पर दिया हुआ था, आपके एक्सरसाइज पे भी दिया हुआ था ये क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ अ केयर प्लान। आपको बताना पड़ेगा कि केयर प्लान क्या था, और सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, दैट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केयर प्लान। ये तो आता ही आता है, बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, so please subscribe to the channel and don't forget to like and share, and thank you for watching.